Why today we are back again and here as अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन 1 डे 1 पैरा, ठीक है। सो एज अगर आपने पीछे वाले वीडियो मेरे उसके चैनल के देखे हुए हैं तो ह्यूमन एंड डिसीज़ की जितने भी डिसीज़ेज़ हैं, कैंसर है, एड्स है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, एड्स एंड ऑल, ये जितनी भी डिसीजेस, निमोनिया है, ये सारी मैं लाइन टू लाइन डिस्कस कर चुकी हूँ। सिर्फ मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं है, उसके साथ साथ मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी है। वो टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान मैं दे रही हूँ जो ज़्यादातर नीट में, बोर्ड्स में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ ही ली जाती है। सो मेरा मोटिव एनसीईआरटी को रीड करना नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपकी बायो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रखती है, उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में लाइन टू लाइन प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू हेल्प यू हाउ टू रीड द एनसीईआरटी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। सो या आई एम हेयर टू गाइड यू to learn the NCERT and also to revise also. Okay, so first of all that is very important, ये बहुत important है कि आपको ये समझना है कि एक होता है एनसीईआरटी को पढ़ते जाना और उसके बाद उसको बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट पे ग्रीन, ब्लू, रेड सब कर लेते हैं। बाद में वो एनसीईआरटी जो है वो एक रेनबो जैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो मैं वो कहूँगी वो अवॉइड करिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हीं को आप डिस्कस वहीं पे उसी को आप अंडरलाइन करो। जो अलग से चीज़ें एडअप करवाई जा रही हैं उनको, जो आपका साइड में एक दे रखा होता है, ये जो पोर्शन दे रखा होता है उसमें छोटा छोटा सा ना हो तो स्टिकी नोट चिपका ले, नहीं हो तो साइड में छोटा छोटा सा साफ साफ सा लिखे जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगे। क्योंकि जब एनसीईआरटी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो पढ़ने में मन नहीं करता है। तो आपकी वो बुक है, आप उस चीज़ को थोड़ा रिस्पेक्ट दें और अच्छे से साफ़ सुथरा लिखें और उसको बार बार रिवाइज़ करें। कंटेंट ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कंटेंट को कैसे पढ़ना है और उसको कितनी बार कैसे रिवाइज़ करना है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको ये देख के चलना है कि मैं बताते चलती हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये आपका बोर्ड्स में आ सकता है, ये आपका नीट में आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप मेरे साथ आगे वीडियो देखेंगे तो आपको इन सारी लाइन का पता चलेगा। तब तक के लिए आप आगे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रग एंड अल्कोहल एंड अब्यूज़। मुझे लगता है कि जो ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, this is not only for the competitive exam or to clear exam and because in your syllabus that's why you are reading। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये जो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ वो मैं हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको लेक्चर समझ में आए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इतनी सिंपल इंग्लिश सबको समझ में आती है। मैं कोई अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलती, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये बोला है कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपके सिलेबस में है इसलिए पढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा इसलिए पढ़ना, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। मुझे लगता है ये जो चैप्टर है वो आपको आपके लाइफ की भी बहुत सारी नॉलेज देता है और वो ऐसी चीज़ों की नॉलेज देता है जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। सबसे पहले आपको डिसीज़ में कैसे होती हैं, कैसे क्योर करना है, ये मुझे लगता है कि हर एक नॉर्मल पर्सन्स को भी पता होना चाहिए कि कैसे टाइफॉइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको कैसे आप क्योर करो, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ अ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। मेरे ख्याल से ये टॉपिक सिर्फ एक स्टूडेंट को ही नहीं, हर इंसान को पता होना चाहिए क्योंकि इन इंडिया दैट थिंग इज़ वेरी कॉमन एंड बिकॉज ऑफ दैट इस तरीके की चीज़ों से हम लोग ने ऐसी डिसीज़ को डिस्कस किया है लाइक अ कैंसर। ये सारी चीज़ें आपकी इसी से होती हैं, स्प्रेड होती हैं, इस तरीके की डेडली डिसीज़। तो मुझे लगता है सिर्फ अगर स्टूडेंट्स को पता होगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो आगे चल के उस नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे तो धीरे धीरे लोगों में ये बात पहुँचेगी। तो सिर्फ ये स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही,
उसके साथ साथ मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं और फिर वो निकल नहीं पाते, और उसके साथ साथ जो ये करते हैं वो तो अपने लाइफ को ख़राब ही करते हैं, उसके साथ साथ उनके पूरी फैमिली की वो अल्कोहल और ड्रग्स का जो सिनेरियो है वो उनके फैमिली पे भी दिखाई देता है। एंड दैट थिंग व्हाट, सिर्फ फैमिली जो है उसी पे नहीं दिखाई देता है, जो ड्रग ले रहे हैं, जो अल्कोहल ले रहे हैं, बच्चे पैदा होते हैं, जीन्स पे प्रॉब्लम आती है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय दैट थिंग, सब कुछ खराब कर देती है। तो मेरे ख्याल से हर इंसान एक वे में नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइन्स है। किसी की ये भी लाइन है कि वो अल्कोहल पी रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि हर एक चीज़ लिमिटेड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम सोचिए, आप खुद को बीमार कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को ख़राब कर रहे हो, आप अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हो, उसके साथ साथ अपनी जीन तक ख़राब करे दे रहे हो, तो ये किस लेवल तक आपको इफ़ेक्ट कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज़। सर्वे एंड द स्टैटिस्टिक्स शो दैट use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. The survey and the statistics shown that the use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youth. हमारे जो लोग हैं, सर्वे और स्टैटिक्स बताता है कि जो ड्रग और अल्कोहल का यूज़ है वो दिन पे दिन रैपिडली राइज अप होता चला जा रहा है। ठीक है, दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट्स कुड रिजल्ट इज मैनी हार्मफुल इफेक्ट। और इसको कंसर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना हार्मफुल है, इतना इफ़ेक्टिव है कि इसको लोगों तक पहुंचाना कि वो कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स. Proper education and the guidance would enable you to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyle. अगर आपको इन सारी चीज़ों पे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, गाइडेंस मिलेगा, वुड यू इनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ, आप शायद आप अपने यूथ को भी बता सकते हो कि कैसे आप इन चीज़ों से बचो, क्यों नहीं करना चाहिए, आप गाइड कर सकते हो देमसेल्फ एंड अगेन दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल. ये जो डेंजरस बिहेवियर पैटर्न है इनको शायद से हम अपनी सोसाइटीज़ में अलग कर पाएँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रग विच इज़ अ कॉमनली अब्यूज्ड एज अ ओपियोइड्स. जो ड्रग है वो कॉमनली अब्यूज्ड एज अ ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कनॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स. ज़्यादातर ये सारे जो जितने भी ओपियोइड्स हैं आपके, ये ज़्यादातर आपके फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं. अगर आप बहुत ही रूरल एरिया में चले जाते हो, देयर शुड बी, दे डू नॉट हैव दैट मच मनी बिकॉज दीज थिंग्स आर द वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है. लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाते हो ना, तो दे डू नॉट वांट, वो परचेज नहीं करते हैं. उनको इतना नॉलेज आ चुका है शायद रूरल एरिया में, वो उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज़ अगर हम खा ले तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उन्हें ये पता है ये प्लांट कौन सा नशा देता है. दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट प्लांट, कि इसकी पत्तियाँ किस चीज़ में काम आएंगी, इसको ऐसे खाएंगे तो ये ऐसे, मतलब कौन सिखा रहा है ये सब. ठीक है, तो ये सारे ज़्यादातर आपके फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंगी ऑल्सो, और कुछ आपके फंगाई से भी पाए जाते हैं. ठीक है, ओपियोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, ठीक है, which bind to specific opioids receptor present your central nervous system and gastrointestinal tract. तो which bind, जो ड्रग्स हैं, जो ओपियोइड्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड कर लेते हैं, जो कि कहाँ पर, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में आपको ये बाइंड अप करके इसके रिसेप्टर जो है ओपियोइड जो है वो है. हेरोइन कॉमनली कॉइडा स्मैक, जो हीरोइन है उसको स्मैक भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है. हाँ, बहुत कॉमन चीज़ है कि हीरोइन को स्मैक कहते हैं, बट
यही बेसिक क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं और लगता है कि ये कहाँ से पूछ रही है, ये जनरल नॉलेज है, बट नो। हीरोइन को क्या कहते हैं? स्मैक भी कहते हैं। इट्स केमिकली डाई एसिटाइल morphine, which is a white, odorless, bitter, crystalline compound. These line are golden one. कहीं पे भी पूछा जा सकता है हीरोइन का जो है, अगर कैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, वो से पूछ सकते हैं। मान लो इधर हीरोइन लिख दिया और इधर लिख दिया वाइट ऑर्डर एंड ऑल, इसको आपको मैच करना है, किससे मैच हो रहा है, मैचिंग आ सकती है आपसे। बोर्ड्स में आपको हो सकता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, तो ये किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है। सो केमिकली डाई एसिटामॉर्फिन विच इज़ अ वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन बाय द एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। और ये कैसे ऑब्टेन होता है ये भी याद रखना है। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ये ऑब्टेन होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, जो कि कहाँ से, सबसे जो लाइन है उसको मैं डिस्कस करूँगी, कहाँ से ऑब्टेन होता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। दैट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, दैट स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में वैसे तो इतना ज़्यादा हैक्टिक आता नहीं है, बट हो सकता है कि आपको वो दे दे 5 में, 2 नंबर में, 3 नंबर में कि आप केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन बनाओ। हो सकता है वो यही पूछ ले कि मॉर्फिन को आप डिस्कस करो। अगर आप ये वाला डायग्राम याद कर लेते हो, बना के आ जाते हो, तो आपकी कॉपी और एक नॉर्मल बच्चे की कॉपी में यही डिफरेंस होता है, आपको नंबर देगा बढ़िया। एग्जामिनर ने ये देखा नहीं अगर आपने सही बनाया, क्या लिख के आए हो, शायद वो ना देखे इतना। तो आपको ये मॉर्फिन वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये जो प्लांट बना है, ये मत सोचना एनसीईआरटी की सिर्फ लाइंस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेड़ बना है ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो आपके पेपर में दे दे और कहे कि डिस्कस करो कि ये कौन सा प्लांट है, 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए उसने। जैसे पॉपियम पॉपी है, अब उसको कुछ भी उसने कुछ और नाम दे दिए प्लांट्स के उठा के, अब उसको आपको देखना है कि कौन सा प्लांट है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे आप वहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाओगे कि क्या है ये, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें माइंड में रखनी है, जो आपकी एनसीईआरटी माता जी कहती हैं वो माता जी की बात सारी याद रखनी है। सो विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, जो कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करी जाती है? लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, ठीक है। नाउ पॉपी प्लांट, लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट से आप क्या करते हो, किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? जो कि आपने ऑब्टेन बाय द एसिलेटेशन, जो आपने एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है वो आपका पॉपी और प्लांट से आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सोमनीफेरम जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। अब सबसे बड़ी बात है, मॉर्फिन कहाँ से मिल रही है? पॉपी प्लांट से मिल रही है। वो आपके कौन से रिसेप्टर, आपके नर्वस सिस्टम, आपके गैस्ट्रोलियर ट्रैक्ट को बाइंड अप कर रही है, ठीक है। उसका क्रिस्टलाइन वो कैसी दिखती है? वाइट दिखती है, बिटर टेस्ट है, ऑर्डरलेस है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अब मॉर्फिन को लोग लेते कैसे हैं? बाय स्नॉटिंग, स्नॉटिंग ले लेते हैं, इंजेक्शन से भी लिया जाता है। हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। जो हीरोइन है, हीरोइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मैक। स्मैक क्या करती है? स्मैक को आप कैसे ले रहे हो ये यहाँ पे बताया गया कि आप स्नॉटिंग के थ्रू, मतलब ऐसे करके, एंड बाय द इंजेक्शन पुट डाउन इन योर वेन्स। तो आप इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हो, आप स्नॉटिंग के थ्रू भी लेते हो। एंड हीरोइन जो है, जब इंसान इस चीज़ को ले लेता है तो वो थोड़ा सा डिप्रेसेंट एंड स्लो, उसकी जो बॉडी फंक्शन होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो आदमी स्लो हो जाएगा, ठीक है। देन आपका आता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स। कैनाबिनॉइड जो है वो एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। सोचो आपकी, मतलब केमिकल बहुत इफेक्टिव होते हैं, मे बी नॉर्मल पीपल भी जानता है, बट लोग खाते रहते हैं क्योंकि आदत पड़ जाती है। इंसान की फितरत यही है, आदत पड़ जाएगी, भले फिर वो इफेक्ट कर रहा हो, ज़िंदगी झंड किए दे रहा हो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसकी आदत है तो वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स इज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, विच इज इंट्रैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एंड प्रेजेंट
प्रिंसिपली इन द ब्रेन। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो होता है वो प्रिंसिपली आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नेचुरली कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिन सेटाइवा। आपको याद रखना है कैनाबिनॉइड जो है वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। देन आपको याद रखना है कि ये आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है। देन आपको याद रखना है कि ये किस प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, तो ये ऑब्टेन किया जा रहा है कैनाबिनस सेटाइवा से, ठीक है। द फ्लावर, tops, leaves and the resin of the cannabis plants are used in the various combination to produce marijuana, hashish, charas and ganja. फ्लावर टॉप्स, फ्लावर के ऊपर, लीव्स, रेसिन ऑफ कैनाबिनस प्लांट, जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें कहीं मतलब लीव्स में, फ्लावर्स में, हर जगह पे आपके ये केमिकल्स हैं जिनको लोग ले रहे हैं, ब्रेन्स पे इफेक्ट हो रहा है। कहाँ से ले रहे हैं, कौन से प्लांट से ले रहे हैं, तो वो आपका लिखा हुआ है कैनाबिनस सेटाइवा से। एंड जो ये कॉम्बिनेशन है, जो ये प्लांट है, वो बहुत वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके ड्रग्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। मैरिजुआना हो गया, हसीस हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एक प्लांट दे रहा है। वो कौन सा प्लांट है? कैनाबिनस सेटाइवा। जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन। और ये कैसे लिया जाता है? बेसिकली हम लोग ने एनसीईआरटी को एक वे में पढ़ा है। जैसे हमने जितनी भी डिसीज़ेस पढ़ाई उसमें मैंने आपको बताया कि ये डिसीज़ किससे होती है। देन हमने उसमें आपको बताया है कि बेसिकली आपकी एनसीईआरटी भी इसी वे में ही लिखती है कि आपको वो डिसीज़ कैसे हो रही है, देन आपको क्या सिम्टम्स हैं, देन आपका क्या क्योर है, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ इसमें क्या है, जो ड्रग एंड अल्कोहल वाला आपका पोर्शन है उसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा कि वो क्या है, किससे मिला। देन आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये किस पे इफेक्ट कर रहा है। देन आपने इसको कहाँ से पाया। देन आपको ये बताएगा कि उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है। अगर आप इन पॉइंट्स में कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को रिकॉल करने की, याद करने की, तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। हसीश, चरस, गांजा एंड जनरली टेकन बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन से लिया जाता है और ओरल इंजेक्शन से भी लिया जाता है। These are known for their effects and cardiovascular system of the body. ये आपके cardiovascular system of the body पे इफेक्ट करता है, मतलब आपके हार्ट पे ये इफेक्ट करता है। So what? Wait a minute. Yeah, so sorry. Flower, tops, leaf, resin of cannabis plant used in the various combination to produce marijuana, hashish, charas, ganja and generally taken by inhalation or the oral injection, and these are known for the effects of the cardiovascular system of the body. So अब आपको इतना कोई तीर नहीं मारना है इस टॉपिक में। मेरे ख्याल से क्या याद करना है, कैनाबिनस जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो आपका ग्रुप ऑफ केमिकल्स है। देन आपको याद रखना है इसका जो रिसेप्टर है वो आपका प्रिंसिपली इन द ब्रेन में है। देन आपको याद रखना है कि इसको आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो कैनाबिनस सेटाइवा से करते हैं। देन आपको याद रखना है जो फ्लावर हैं, जो टॉप्स हैं, जो लीव्स हैं, जो रेसिन कंपाउंड्स हैं, वो सारे वेरियस कॉम्बिनेशन मिलाकर या आपका मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा आपको जो है ये हमें जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इसको इनहेलेशन के थ्रू, ओरल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या आपके हार्ट पे इफेक्ट डालता है। देन आपका आता है यहाँ पर स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर द इतने नहीं है, 2-3 है। आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे कॉपी में बना के, वो आपको याद हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से इन अ बोर्ड इतना ज़्यादा ना पूछा जाए, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी की एवरी लाइन लाइक अ भगवद गीता आपको सब कुछ पढ़ना है। उसमें आपका ये डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट है। देन आपको ये भी याद रखना है, जैसे मैंने बताया प्लांट्स ज़रूरी है। लीव्स ऑफ कैनाबिनस सेटाइवा, ये आपकी कैनाबिनस सेटाइवा की लीफ है जो आपका दिखाता है ये। देन हम लोग आते हैं कोका अल्कनॉइड्स पे। सॉरी, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, इधर पढ़ते हैं, ठीक है। कोका अल्कनॉइड और द कोकाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कोका प्लांट, अर्थोजाइलम कोका।
अब जो कोका अल्कनॉइड है या जो कोकाइन है वो आपकी किस प्लांट से ऑब्टेन करी जा रही है? कोका प्लांट से, ठीक है। अर्थोजाइलम कोका से आपको कोकाइन मिलती है एंड नेटिव टू द साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड इट्स इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। कोकाइन कॉमनली कॉल्ड अ कोक और अ क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। कोकाइन को कॉमनली कोक या क्रैक भी कहते हैं और इसको यूजुअली स्नॉट किया जाता है, ऐसे वाला, ठीक है। इट हैज़ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, CNS पे आपके इफेक्ट करता है। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी। ये इंक्रीज बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन, जैसे हीरोइन था आपका बॉडी को स्लो डाउन कर दे रहा था, वहीं पे जो कोकाइन क्रैक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी एनर्जी को और बढ़ा देते हैं। जो लोग मतलब लेते हैं इसको, उसकी बॉडी को और ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं, एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बॉडी को नहीं बढ़ा देते हैं, ठीक है, सॉरी। हाँ, सो एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकाइन कॉल्ड हेलुसिनेशन। और जो लगातार एक्सेसिव डोजेस लिए जा रहा है उसको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। अदर वेल नोन प्लांट्स विद इज हेलोजेनोइक प्रॉपर्टीज आर द एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by some sport persons। और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट पर्सन्स भी हैं जो कैनाबिनॉइड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को जो है, जो कोकाइन वगैरह लेते हैं क्योंकि जो एनर्जी को, बॉडी में एनर्जी डेवलप करती है ना, तो इस वजह से भी ये लोग यूज़ करते हैं। आपको ये याद रखना है। फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा, धतूरा का प्लांट आप लोग ने देखा होगा, इसको पूजा वगैरह में भी इसके फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो हमें क्या याद रखना है, कोका अल्कनॉइड कोकाइन में ये इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, अर्थोजाइलम कोका, जो कि साउथ अफ्रीका में है, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे चीज़ें ये पाई जाती हैं। एंड इट्स इज ट्रांसपोर्ट टू द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन, और ये आपके CNS पे इफेक्ट करता है। कोकाइन को हम कोक या क्रैक भी कहते हैं, जो कि आप स्नॉटेड किया जाता है, जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, यूफोरिया एंड एनर्जी इंक्रीज में हेल्प करता है। ज़्यादा डोजेज लेने की वजह से आपको हेलोजिनेशन भी हो सकता है। एंड अदर वेल प्लांट हेलोजेनोइक प्रॉपर्टी जो दिखाते हैं, दैट इज एरोटोपा, बेलेडोना, धतूरा, एंड दीज डेज कैनाबिनॉइड्स इज ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय द सम स्पोर्ट पर्सन्स। ओके, now we are discussing about the drug like barbiturates, amphetamines and benzodiazepines and other similar drugs that are normally used in the medicine to help the patient cope with the mental illness like a depression and insomnia are often abused। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो ड्रग्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पेशेंट्स को सही करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो पेशेंट डिप्रेस्ड होते हैं, जिनमें इंसोमिया जिनको हो जाता है, उनको ये दिया जाता है, डोपामाइन रिलीज़ करवाया जाता है जिससे कि वो डिप्रेशन वगैरह से निकल पाए। तो उनमें जो है ये यही बेंजाडाइजेपाइन्स एंड बारबिटूरेट्स, ये सारी चीज़ें सिमिलर ड्रग्स होते हैं, ये इनका यूज़ किया जाता है एज ए पेशेंट्स में, ठीक है। नाउ मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। जो मॉर्फिन है वो वेरी इफेक्टिव है और ये पेन किलर की तरह भी वर्क करती है, एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। और ये उन पेशेंट्स के लिए जिनके अंडरगॉन सर्जरी होने वाली होती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। आफ्टर दैट several plant, fruit and seed having halogenoic property have been used for the hundred of years in the folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken for the purpose of other medicinal or the amount of frequency in impair on physical and psychological functions and it's constitute to the drug abuse. When these are taken for the purpose, जब इसको medicinal या फिर एक अमाउंट में, एक फ्रिक्वेंसी में, इन पर या फिर वन फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शंस के लिए लिया जाता है, तो ये इट्स कंस्टिट्यूट एज अ ड्रग अब्यूज़। तो
आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कैनाबिनॉइड्स कहाँ से पाते हैं, देन वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, देन उसको कैसे लेते हैं, और ये आपको आपकी एनर्जी को क्या करता है, जैसे कोकाइन में आपकी एनर्जी को ये इंक्रीज़ कर देता है। उसके साथ साथ आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पैरा एंड दैट इज़ smoking also paves the way to hard drugs. Smoking also paved the way to hard drugs. Tobacco has been used by human being for more than 400 years. जो टोबैको है वो 400 साल पहले से ज़्यादा टाइम से ये यूज़ होते चली आ रही है। एंड इट इज़ स्मोक्ड, इसको लोग स्मोक भी करते हैं, खाते भी हैं, यूज़ एज अ स्नफ की तरह भी यूज़ करते हैं। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। टोबैको में बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इंक्लूडिंग निकोटीन होती है, इसमें अल्कोनॉइड्स होते हैं। निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड। जो निकोटाइन है वो क्या करती है, आपके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है, टू रिलीज अंडरलाइन एंड नॉन अंडरलाइन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जो आपके बॉडी में, जो आपके ब्लड में अंडरलाइन एंड नॉन अंडरलाइन आपके ब्लड सर्कुलेशन में ये रिलीज़ कर देती है। बोथ विच रेज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी जो हार्ट रेट होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कैंसर ऑफ लंग्स। अगर बहुत ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं, स्मोक करते हैं टोबैको को, उनको लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर में ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है अपने इसी के बाद वाला जो आपका लेक्चर हमने डाला है नेक्स्ट क्लास वाला, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है। यूराइनी ब्लैंडर, थ्रोट एंड ब्रोंचेट, इम्फेसेमा एंड क्रॉनी हार्ट डिसीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब कितनी सारी डिसीजेज़ इस चीज़ से हो सकती है, कितना हार्मफुल है ये आप देख सकते हो, ठीक है। टोबैको और आप ये देख लेना थोड़ा सा कि कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। टोबैको चाविंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर फॉर द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जब टोबैको जो लोग चबाते हैं, मतलब खाते हैं, वो उनको हाई रिस्क चांसेस होते हैं कि उनको ओरल कैविटी में, देखा होगा मूवी वगैरह भी अब तो स्टार्ट होती है, या जो पैकेट होता है बेसिकली, तब भी इंसानों को नहीं समझ आता है। जो पैकेट होता है ना टोबैको का, उसके ऊपर ही बना होता है, कहीं यहाँ पे कैंसर बना देते हैं, कहीं यहाँ पे कैंसर बना देते हैं, मतलब पूरा ओरल यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी गंदी गंदी सी बनी रहती हैं। तो बेसिकली उस पर भी दिखाते हैं इस तरीके के ज़्यादातर कैंसर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोकिंग जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्रीज़ करता है। कंटेन इन अ ब्लड में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में आ जाता है। रिड्यूस कंसनट्रेशन ऑफ द हेमा बाउंड ऑक्सीजन। अगर आपने आगे पढ़ रखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्लास 8, 9, 10th में, कि जो अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो क्या इफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। और मेरे ही चैनल पे आपको क्लास 7 से क्लास 12 तक NCERT लाइन टू लाइन मिलती है। अगर आपको अच्छा बेस क्रिएट करना है, बिल्डअप करना है, तो आप मेरे चैनल से वो सारे क्लासेस भी कवर कर सकते हो। एंड दिस कॉज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी। एंड ये मैंने पढ़ा रखा है, मुझे याद है, दैट्स वाई मैंने कहा कि ये उसमें है। ये ज़्यादा अगर आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। और ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो, इफ़ यू आर अ बायो स्टूडेंट। हाँ, एंड व्हेन one buy packet of the cigarette and one cannot miss the stationery warning that is present in the packing which warn against smoking and say how it is injury to the health. when आप जब लोग पैकेट वो ख़रीदते भी हैं तो सिगरेट वन कैन नॉट मिस द स्टेशनरी वार्निंग, उस पर देखते होगे, उस पर लिखा रहता है, पैकेट पे ही लिखा रहता है, वार्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग एंड से हाउ इट इज़ इंजरीज टू द हेल्थ, लिखा रहता है। बट लिखा रहता है, लिखा रहने दो। NCERT में भी बहुत कुछ लिखा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, लिखा है, लिखा रहने दो। वैसे ही उनका भी है, वो खा रहे हैं अपना, लिखा है, लिखा रहने दो, लिखा हुआ है, लिखा है। लिखने से क्या होता है यार, हमें मज़ा आ रही है, हम कर रहे हैं। NCERT में लिखा हुआ है, हमें नहीं पढ़ने में मज़ा आ रहा, हम नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे ही उनका है, हम खा रहे हैं, लिखा है इंजरीज टू द हेल्थ, भाड़ में जाओ। इंजरीज टू द हेल्थ आए बहुत बड़े ज्ञानी, हम तो खा रहे हैं ना, मज़ा आ रही है हमें, लोग खा रहे हैं, हमें नहीं पढ़ने में मज़ा आ रही है। NCERT चाहे जितना लिख दे, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, मज़े करने हैं, वो कर रहे हैं।
सो हाँ आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग इज़ वेरी प्रिवेलेंट एंड इन सोसाइटी एंड बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड। स्मोकिंग तो बहुत कॉमन सा है, सब कोई कर रहा है, यंग भी कर रहे हैं, ओल्ड भी कर रहे हैं। बाबा जी के दांत नहीं है मुंह में, स्मोकिंग हो रही है फुल, समझ रहे हो। मैं बताऊँ, मेरे ही कॉलेज के बाहर एक बाबा हैं, उनके पैर नहीं हैं, ठीक है, वो रहते हैं, बट दे स्मोक लाइक दैट कि अरे इससे क्या कितना ही मतलब जैसे कि उनको किसी ने अमृत दे दिया हो, ऐसे वहाँ पे स्मोक कर रहे होते हैं। मतलब माइंडसेट है। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड चाविंग टबैको एंड एडिक्टिव नेचर, द यूथ ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट्स। और ये सारी जो चीज़ें, मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका एडिक्शन कम होता है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो इंसान इन चीज़ों से एडिक्टेड हो जाता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। शायद बहुत सारे लोग हैं जो इसको खाते हैं या उनको आदत पड़ गई है, तो वो चाहते हैं कि इसको छोड़ दें, लेकिन उनके माइंड पे इतना कंट्रोल ही नहीं रह जाता कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ पाए। उनको आपको जैसे जीने के लिए एक नॉर्मल इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे उनको फील होने लगता है कि अगर उन्होंने स्मोक नहीं किया तो वो मर जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जिस चीज़ को होता नहीं है कि अगर आपने वो सारी चीज़ 15 दिन कर ली तो आपको उस बॉडी को नीड होने लगती है, तो बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तो उनको भी इसी तरीके का है, ठीक है। एनी एडिक्टेड रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू द गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। उनको अगर कोई इन सब चीज़ों से एडिक्टेड है तो उनको काउंसलिंग की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, जिससे वो इन हैबिट से बाहर आ सके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर आना, तभी कहा जा रहा है, वरना अंदर रहो बाहर रहो कहीं भी रहो, हु केयर्स, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी आपको ये बता रही है। एंड ठीक है, आज हम लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और एडिक्शन एंड डिपेंडेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उतनी ही पढ़नी चाहिए जितना आपको रोज़ याद हो सके। एंड देन अगर आप नेक्स्ट डे, मैं कोशिश करती हूँ कि 1 डे 1 पैरा रोज़ आए मेरे चैनल पे, तो आप कोशिश करिए कि जब 1 डे पैरा आप पढ़ने आते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर कोशिश करिए कि उसके पहले जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करके आइए। अगर मान लो एक चैप्टर को पूरा करने में हम लोग को 6 से 7 दिन, 1 हफ्ता लग रहा है, ठीक है, ऐसे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने में, तो अगर आप एक जो मैंने कल पढ़ाया है उसको आप रिवाइज़ करके आएंगे और फिर आज आके नया पढ़ेंगे, फिर इसको रिवाइज़ करके आएंगे, तो आपका जो एक चैप्टर है ना वो 6 दिन में पूरा रिवाइज़ होगा। कोशिश करिए कि अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है तो कोशिश करिए कि 2 टॉपिक्स को रिवाइज़ करके आइए, जिसमें कि 6 दिन आप एक चैप्टर पे अगर वर्क कर लोगे तो कितना सारा याद हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि रोज़ 1 डे 1 पैरा पढ़िए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Adolescence mean both a period and a process during which a child become mature in terms of his her attitude and belief or effective participation in a society. Adolescence का मीन्स होता है both a period a process। जब चिल्ड्रन जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर एटीट्यूड आने लगता है, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन लेने का मन करने लगता है, अरे यार वो ऐसे कर रहा है। किसी को तो मतलब स्मोकिंग करनी अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि वो उस तरीके से उस चीज़ को कैरी कर रहा है, उसे उस चीज़ में मज़ा आ रही होती है। मैंने वो भी फील किया है। दे डू नॉट लाइक द स्मोकिंग, दे लाइक टू हाउ टू कैरी दीज थिंग्स। उन्हें उसमें मज़ा आ रहा है, इस वजह से वो कर रहा है, क्योंकि उसका फ्रेंड इस तरीके से एटीट्यूड में उस चीज़ को कैरी कर रहा था, तो उसे वो एटीट्यूड, वो ऑरा गेन करना है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। जो 12 से 18 साल वाली एज होती है वो आपकी क्या होती है, एडोलेसेंस पीरियड होती है। इन अदर वर्ड, एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। आप ये भी कह सकते हैं एक चाइल्ड से, एक बच्चे से आप अडल्टहुड में कन्वर्ट होते हो, दैट ब्रिज इज कॉल्ड एडोलेसेंस, ठीक है। Adolescence is accompanied by the several biological and behavioral changes। और इनके बीच में एडल्ट चिल्ड्रन से
एडल्ट के बीच में बहुत सारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एंड adolescence, this is very valuable phase of the mental and psychological development of a individual। और एडोलेसेंस में बहुत सारे मेंटल फेजेस में चेंजेस, साइकोलॉजिकल में चेंजेस सॉरी आते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर्स एंड एक्साइटमेंट, मतलब जब आप बच्चे से इसमें जा रहे होते हो ना तो क्यूरियोसिटी आ रही होती है, कुछ एडवेंचर करने का, कुछ एक्साइटमेंट करने का, मतलब क्या ही कर दें इस एज पे, तो क्या ही, मतलब मुझे तो लगता है कि एनर्जी आ रही होती है, क्या कर दें, क्या उखाड़ के फेंक दें, ऐसा वाला, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, या ऐसा भी चल रहा होता है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, सब कुछ, मतलब इसी ट्राई के चक्कर में ना इंसान ट्राई हो जाता है। वो किसी, मतलब मुझे लगता है वो किसी भी हालत का ही नहीं रह जाता। इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद आप कुछ चीज़ें ट्राई करोगे, ट्राई किया छोड़ दिया, कुछ ऐसी हो जाती कि ट्राई कर लिया छूट ही नहीं रही है, अब ज़िंदगी ट्राई हो गई है, ट्राई करे जा रहे हैं, ट्राई करते करते ट्राई हो गए, ठीक है। कॉन्सिक्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड द ड्रग एंड अल्कोहल यूजेस। ऑब्वियसली यंगर्स मोटिवेट पढ़ाई से नहीं होते, एकदम से मम्मी ने आज डांट दिया है, आज तो पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, उठा नहीं सकता मुझे कोई। आए यूट्यूब पे थोड़ी देर कटर पटर लगाया, आज मोटिवेशन मिलेगा, 15 मिनट का मोटिवेशन देख रहा है, बिल्कुल अंदर से आ रहा है, आज तो खाड़ी देना है, बस चला गया। लेकिन इसका मोटिवेशन बहुत जल्दी आता है, दोस्तों को देखा, हाँ भाई चलते हैं ना, कहाँ चलना है भाई, भाई गए, भाई आ रहे हैं। वो 15 मिनट का जो मोटिवेशन 1 घंटे में वो वीडियो देख के देखा था, 1 घंटा जो बर्बाद किया था, अब उसकी जगह पे 5 घंटे और बर्बाद करके आ रहे हैं, फिर याद आ रहा है अरे पढ़ना भी था, चलो कल से पढ़ेंगे, ठीक है। The child natural curiosity motivate him and all this accumulate further by effect that might be preserved as a benefit of the alcohol or the drug use. The first use of the drug and alcohol may be out of curiosity and experimentation। जो ऐसा नहीं होता है कि लोग शुरुआत से ही चीज़ों को बहुत उसमें लेने लगते हैं, हो सकता है पहले फर्स्ट यूज ऑफ द ड्रग जो होता है, जो अल्कोहल होता है, ये सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंट में ही ली जाती हैं। ऑफ लेट स्ट्रेस फॉर द प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक और एग्जामिनेशन, बहुत लोग इसको स्ट्रेस प्रेशर की वजह से भी ले लेते हैं, एकेडमिक एक्सेल एग्जामिनेशन का, ये सारी चीज़ों की वजह से भी लोग ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ लेट स्ट्रेस फॉर द प्रेशर 1 minute, हाँ, has played a significant role in the pursuing the youngest to try alcohol and drugs। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इनको significant रोल प्ले करने लगती हैं। एग्जामिनेशन है, प्रेशर हो गया, एक बार पी लिया, स्ट्रेस कम उन्हें फील हुआ, दोबारा जाके फिर पी लिया, इसी तरीके से हैबिट हो जाती है। सो precipitation among youth that is cool to progressive to smoke, use drug or alcohol is also in a way the major cause of youth to start these habits, and television, movies, newspaper, internet also help to promote this precipitation। टेलीविज़न में देख रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी देख लो, मूवी में देख लो, ठीक है, मतलब मस्ती अगर करनी है तो मस्ती इस चीज़ों के बिना हो ही नहीं पा रही है। अगर उन्हें इंसाने लाइक चीज़ें करनी है, पागल लाइक बिल्कुल, तो उसमें ड्रग अल्कोहल जब तक यूज़ नहीं होगा मज़ा नहीं आ रही, ऑरा नहीं आ रहा, ठीक है। ऑरा इन्हीं सारी चीज़ों से ही टेलीविज़न दिखाती है, मूवीज़, मतलब हद लेवल की चीज़ें हैं, हद लेवल की। पहले तो दिखाया जाता था कि गुंडे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विलेन कर रहे हैं, अब तो सबको हीरोइन कर रही हैं, हीरो भी कर रहे हैं, पता चला उनकी माता भी उसमें कर रही हैं, सब कर रहे हैं। सोसाइटी क्या करती है, टेलीविज़न को ही सोसाइटी में उतार देती है, फिर तो क्या ही है, जय हो जानी है। न्यूज़पेपर उसमें भी आता है, इंटरनेट तो आजकल वाह 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 बल्ले बल्ले क्या ही सिखाते। Other factor that has been seen to be associated with drug and alcohol abuse among the adolescent are unstable, unsupportive family structure and peer pressure। and जो drug and alcohol है adolescents, बहुत लोग ऐसा भी होता है कि अगर उनकी फैमिली अनसपोर्टिव है या अनस्टेबल है तो उसके पीयर प्रेशर में भी लोग इन सारी चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब
अगर देखा जाए तो इसके भी बहुत सारे रीज़न है। कोई मस्ती में, कोई एडिक्शन हो जाता है किसी को, कोई मस्ती में, क्यूरियोसिटी में, ऑरा दिखाने, ऑरा गेन करने में, क्योंकि उसके ऊपर ये कैरी कर रहा था, वो बिल्कुल लग रहा था माफिया लाइक, तो माफिया वाली चीज़ें लानी है, इस वजह से लोग यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग पीयर प्रेशर में भी कर लेते हैं। सो नाउ आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एडिक्शन एंड डिपेंडेंस एंड इफेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ पढ़ेंगे, एंड आफ्टर डैट आपका ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इसके बाद जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, एंड आफ्टर डैट उसके बाद देखती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लाऊंगी। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इसी चैनल पे शॉर्ट्स में आपको 1 पेज 1 डिजिटल नोट्स मिलते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को जल्दी रिवाइज कर सकते हो, उसको आप प्रिंट आउट करवा के रख सकते हो। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, जिससे आप उसको डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट करके आप मलेरिया है, डेंगू है, ड्रग्स है, इनको आप अपने कमरे में स्टिक कर सकते हो जहाँ पढ़ते हो। आप बार बार उसे देखोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल रहेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। आप लोग की भी वही एज है जो इसमें आपकी एनसीईआरटी ये लिख रही है। प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहें। एडिक्शन करें तो पढ़ाई का करें, एनसीईआरटी का करें। अभी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई का एडिक्शन जब होगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को, अपनी फैमिली को इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर ये सारी चीज़ें कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है और आप बायो पढ़ रहे हो, अगर आप काउंसिल कर सकते हो सो प्लीज़ काउंसिल करें कि ऐसे मत करें, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, उसके साथ साथ पूरी फैमिली, पूरे बच्चों, सबकी लाइफ ख़राब हो जाती है। अगर आप काउंसिल कर सकते हो ऐसी चीज़ों पर, प्लीज़ काउंसिल इट। बस सो आज के लिए ज्ञान इतना ही। कल मिलते हैं आपको। ऐसे ही मेरा वीडियो रात में 8 से 9, 10, साढ़े 10 के बीच में मैं पोस्ट कर देती हूँ। आप 1 डे 1 एनसीईआरटी टाइम के साथ आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फन।